जो अगला तर्क आया है मांसाहार के पक्ष में वो इतना ज़बरदस्त है कि मुझे सवाल को 2-3 बार पढ़ना पड़ा अपने आप को ये आश्वस्त करने के लिए कि कोई ऐसी बात भी कर सकता है। ये सरकार कह रहे हैं कि देखिए बहुत कम मांसाहारी बचे हैं जानवर जंगलों में। तो जो शाकाहारी जानवर हैं उन्हें कौन खाएगा, और अगर हमने उन्हें खाया नहीं तो वो इतने बढ़ जाएंगे कि पूरी पृथ्वी पर छा जाएंगे। उदाहरण दिया है इन्होंने जो अभी टिड्डियों का हमला हुआ था। ये कह रहे थे देखिए ये जो टिड्डियाँ ये मांसाहारी तो है नहीं, टिड्डियाँ शाकाहारी हैं, टिड्डियाँ शाकाहारी हैं। अब हमें खाना पड़ेगा ना शाकाहारियों को, नहीं तो यही सब छा जाएंगे दुनिया पर। इससे ज़्यादा भी कोई मूर्खता की बात तुम कर सकते थे? टिड्डी चबाना चाहते हो और टिड्डी चबा चबा के तुम टिड्डियों का हमला रोक लोगे? कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं हो? टिड्डियाँ कहाँ से आ रही हैं? टिड्डियाँ आ रही हैं पूर्वी अफ्रीका से, मध्य पूर्व से, ईस्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया से। वहाँ से कैसे आ रही हैं? कारण समझो। ये जो भारतीय महासागर है, इसके 2 हिस्से हैं और इन दोनों हिस्सों के बिल्कुल बीच में पड़ता है भारत, इंडियन पेनिनसुला। जो पश्चिम की तरफ का हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म रहता है तुलना में पूर्वी हिस्से की। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। पिछले 2-3 सालों से ये जो अंतर है पश्चिम और पूर्व के तापमानों में, ये ज़्यादा बढ़ गया है। उसका एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ गया है। ठीक है, तो भारत के पश्चिम की तरफ जो भारतीय महासागर का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और जो भारत के पूर्व की तरफ जो क्षेत्र है भारतीय महासागर का वो थोड़ा कम गर्म है। जितना ज़्यादा गर्म होता जाता है सागर उतना उसमें से भाप उठती है, उस भाप में ऊर्जा होती है, फिर उससे बारिश भी होती है, अंधड़ आते हैं, तूफान आते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर अंधड़ आने लगे हैं और भारी वर्षा होने लग गई है। जो बंजर रेगिस्तान है जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश होने लग गई है, क्योंकि सागर का तापमान बढ़ गया है। ठीक है, ये जो भारत के पश्चिम की तरफ भारतीय महासागर है, ये किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन प्रायद्वीप है, और अफ्रीका के पूर्वी तट से। तो उन क्षेत्रों में पिछले दिनों में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि रेगिस्तान के बीच में तालाब बन गए। रेगिस्तान के बीच में तालाब बन गए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई जो कि आमतौर पर होती नहीं है। अब ये जो पानी, तालाब और उमस का पूरा माहौल बना, ये टिड्डियों के प्रजनन के बहुत अनुकूल होता है। तो इसलिए इतनी सारी टिड्डियाँ वहाँ पैदा हुई और फिर वहाँ से पूर्व की ओर निकल पड़ी। तो फिर ईरान, पाकिस्तान सब पार करते हुए वो पहुँच गई राजस्थान और फिर पूरा हिंदुस्तान। ऐसे आ रही हैं टिड्डियाँ। टिड्डियों का संबंध इससे थोड़ा ही है कि टिड्डियों को खाने वाले जो जानवर थे वो कम हो गए हैं तो अब इंसान टिड्डियों को खाए ये आवश्यक है। ये किस तरीके का तर्क है? कहाँ से आ रहा है ये तर्क? या कि ज़बान के स्वाद के इतने गुलाम हो गए हो कि कोई भी मूर्खतापूर्ण तर्क देने लग जाओगे? तुम कह रहे हो कि जितने भी मांसाहारी जानवर थे वो सब अब विलुप्त हो गए। विलुप्त भी कैसे हुए हैं? कुछ सोचा है तुमने? शेरों की, चीतों की, बाघों की संख्या इतनी कम क्यों हुई है? उनकी संख्या इतनी कम इसलिए हुई है क्योंकि आदमी ने उनके जंगलों को काट डाला। वो रहें कहाँ? वो प्रजनन कहाँ करें? एक शेर अपने रहने के लिए काफ़ी बड़ा क्षेत्र मांगता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक छोटे से क्षेत्र में चाहो कि 5 शेर एक साथ रह लें
भाईचारे में तो रह लेंगे, नहीं रहेंगे। एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, उस पर एक ही बाघ रहेगा या एक ही शेर रहेगा या शेरों का एक छोटा सा दल, एक परिवार रहेगा। अब तुम अगर जंगल का क्षेत्रफल ही कम कर दोगे तो कहाँ रहेगा बाघ और कहाँ रहेगा शेर? तो अब पूछो कि तुमने जंगल इतने काटे क्यों, इतने कम क्यों करे? दुनिया भर में जो जंगल काटे गए हैं, कम किए गए हैं, इसीलिए किए गए हैं ताकि जंगल की उस भूमि पर खेती की जा सके। और जैसा कि पिछले सत्रों में मैंने स्पष्ट किया है, 70% खेती की जाती है उन जानवरों को खिलाने के लिए जिनका तुम आगे चलकर मांस खाओगे। तो शेर चीते अगर ये कम हो रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि तुमको भैंसे का, बकरे का, सूअर का, गाय का मांस खाना है। तुम्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। न जाने क्या टिड्डियों वाला तर्क दे रहे हो।